हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे तरंग प्रकाशिकी के ऊपर, है ना। तो मैंने लिख भी रखा है तरंग प्रकाशिकी, और इस पे अब क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे 10 दे रखे हैं हमने, है ना। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से, तो मैंने बताया था कि बिंदुवत स्रोत अगर है यहाँ पे, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें हर एक दिशा में चलती है। लेकिन यहाँ पे तरंगाग्र की बात कर रहा है तो तरंग भी चलती है ना। और तरंग कैसे चलती है, तो तरंगाग्र बनाते हुए चलती है। तो मैंने कहा था कि प्रकाश की किरणें अगर माध्यम में v वेलोसिटी से गतिमान है तो vt डिस्टेंस हर एक दिशा में तय करेगा। और vt डिस्टेंस अगर हर एक दिशा में तय करेगा तो जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा। हमने बताया था कि इस तरीके से तरंग निकलती है, और तरंग जो होती है वो हर एक दिशा में यहाँ पे जो डिस्टेंस अगर ट्रेवल करती है, दूरी vt vt होता है, तो है ना। और इस दूरी को अगर vt vt डिस्टेंस को अगर आप मिलाते हैं तो ये तरंगाग्र जो बनता है उसको गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। वृत्ताकार नहीं लिखेंगे, गोलीय तरंगाग्र होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वृत्ताकार जो है ये नहीं होता। ऐसा नहीं समझ लीजिए कि वृत्ताकार है, तो ये वृत्ताकार अगर ऑप्शन है तो ये लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। गोलीय तरंगाग्र होता है। तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर, परिमित दूरी का मतलब सारी दिशाओं में सेम दूरी है, अगर उसको जोड़ा जाए तो जो सतह बनता है उसको हम कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। तो ध्यान रखना है कि गोलीय तरंगाग्र हमने कहा था कि बिंदु से अगर प्रकाश की किरणें हैं, उसका वेग भी है, तो टी समय में हर एक दिशा में वो समान दूरी तय करेगा, वीटी वीटी। और उन सारे बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तब हमें तरंगाग्र मिलता है। तो ये जो अगर बिंदु है, यहाँ से तो लाइट इधर भी निकलेगी, लाइट इधर भी निकलेगी, लाइट ऊपर भी आएगी, लाइट नीचे भी जाएगी। तो वो जो सरफेस बनता है, वो जो गोला बनता है, कहने का मतलब उसको अगर आप मिलाएंगे तो वो गोले का सतह बनता है, और उस गोलीय पृष्ठ को ही गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। तो पहला का आंसर होगा किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। और अगर इसी से बोला जाए किसी बिंदुवत स्रोत से बहुत ही अधिक दूरी पर, अगर इसी क्वेश्चन में दे दे कि बिंदुवत स्रोत से बहुत ही अधिक दूरी पर कैसा तरंगाग्र बनता है, तो बहुत अधिक दूरी पे मैंने क्या कहा था कि बहुत अधिक दूरी पर अगर लेंगे तो ये जो तरंगाग्र है बढ़ता जाएगा। और बहुत बड़ा जब होता है तो देख रहे हैं ये समतल टाइप का बनता है, एकदम सीधा लाइन बनता है। तो बहुत अधिक दूरी पर, परिमित दूरी पर अगर होगा तो गोलीय तरंगाग्र। परिमित दूरी का मतलब ये दूरी जो है आप बहुत ज्यादा नहीं लेते तो ये गोलीय हो जाता है, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत अधिक दूरी लेते हैं, बहुत अधिक दूरी पर, तो ये समतल बनता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है, तो समतल तरंगाग्र बनता है। उसी बिंदु से, है ना, उसी बिंदु से, उसी बिंदुवत स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसको हम बोलते हैं समतल तरंगाग्र। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे परिमित दूरी पर तो गोलीय तरंगाग्र, बहुत अधिक दूरी पर तो समतल तरंगाग्र, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका दो क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लेकिन ये इसमें कहिए एक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 2 पॉइंट आपको हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन हो गया। परिमित दूरी पर, इसी में अगर जोड़ लीजिए परिमित दूरी, परिमित एवं बहुत अधिक दूरी, ऐसे कर सकते हैं, परिमित एवं बहुत अधिक दूरी। तो क्वेश्चन और अच्छा हो गया कि दोनों क्वेश्चन इसी में आ गया। एवं बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है, तो बहुत अधिक दूरी पर समतल तरंगाग्र, परिमित दूरी पर गोलीय तरंगाग्र, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा हाइगन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे कैसी होती है। ये क्वेश्चन है, हाइगन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे कैसी होती है। तो हाइगन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे आपने पढ़ा है, उसके बारे में लगाइए आइडिया। तो क्या होगा इसका, हाइगन्स ने क्या कहा था कि जो तरंगे होती है वो
क्या कहते हैं, यांत्रिक माध्यम का प्रयोग करती हैं, है ना, मैकेनिकल मीडियम में चलती हैं। और वो जो मीडियम है उसका जो उन्होंने ईथर माध्यम बोला था, तो उसके कोई भी अगर वो तरंगे हैं, अगर वो माध्यम का प्रयोग करती है तो उसको अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। तो हाइगन्स के अनुसार सही मायने में अगर बोलिए तो तरंगे, प्रकाश की तरंगे कैसी होती है, तो उन्होंने कहा यांत्रिक होती है। दूसरा जो है उन्होंने दूसरा जो आंसर है वो मैकेनिकल वेव बोला, है ना, यांत्रिक तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव, है ना। और ये माध्यम का भी प्रयोग करती हैं, ईथर माध्यम नाम लिया था। और माध्यम में जो तरंगे चलती है उसको अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे को जरूरत नहीं होती। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो, या कह सकते हैं उन्होंने इसको यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंगे बताया। तो जो प्रकाश की तरंगे यंग के अनुसार कैसी होती है, तो आपका मैकेनिकल होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा है हाइगन्स के प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो प्रकाश फोटोन की ऊर्जा आपको पता है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना, वो E = h न्यू होती है। तो आपने पढ़ा है उसको, E = h न्यू, है ना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया। तो प्रकाश फोटोन की ऊर्जा पूछा जाए तो E = h न्यू होता है, या तो ये आंसर होगा, या न्यू = c/λ भी होता है। सिंस न्यू = c मतलब प्रकाश का वेग बटा तरंग है, तो ये भी आपका जवाब हो सकता है तीसरा। फिर चौथा है द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा। तो द्वितीयक तरंगिकाएं मतलब जो प्रकाश का जो संचरण होता है वो कैसे होता है, तो आपने देखा था तरंगाग्र के रूप में होता है। और जो पहला जो तरंगाग्र होता है वो उसके ऊपर जितने भी क्या कहते हैं बिंदुएं होती हैं वो फिर से नए स्रोत बन जाते हैं, और इस तरीके से सेकेंडरी वेवलेट्स बनता है, मतलब द्वितीय तरंगिकाएं बनती हैं। तो इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो हाइगन्स ने दी थी। तो हाइगन्स का जो क्या कहते हैं तरंगिकाओं का जो अवधारणा है वो हाइगन्स का, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा है उसने दी थी हाइगन्स ने। तो इसका जवाब हो जाएगा हाइगन्स, ठीक है ना। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के लिए क्या उत्तरदायी होता है। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का जो रंग होता है उसके लिए उत्तरदायी उसका आवृत्ति होता है, ठीक है ना। तो तरंग में तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, आयाम होता है तरंग का, है ना। ये तरंग अगर है, ये तरंग है तो इसको आयाम बोलते हैं, तो ये उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है ना। चाल है वो उत्तरदायी नहीं होता अगर वेलोसिटी बोलेंगे तो। फ्रीक्वेंसी उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आवृत्ति प्रति इकाई समय में जो तरंगों की संख्या जो होती है उसको बोलते हैं आवृत्ति। फिर है आपका, यदि m द्रव्यमान एवं q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है लैम्डा, है ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मान ये निकाला जाता है, इसको ध्यान रखना है, प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √2m/q/v पोटेंशियल जो होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लैम्डा जो होता है तरंग दैर्ध्य, लैम्डा h/2qm/v होता है, ठीक है। तो ये हो गया जो आपका, और इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होता है जहां पे v जो है v विभव होता है, या वहां पे लिखा हुआ है v विभव है मतलब पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल दिया रहता है, q आवेश है ना, कि q आवेश है, कोई आवेश देगा तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, मास जो है जो आवेश है उसी का मास, और यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट तो आपको पता है ही, h = 6.634 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। तो ये आप वेवलेंथ निकल जाएगा यहाँ से।
तो अगर देता है तो ऐसे जनरली यही पूछेगा आपसे, नहीं तो ये वाला भी रहना चाहिए ध्यान में, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। 7वां है आपका, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा प्रदेश के, तो फ्रिंज की चौड़ाई है ना, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों को यदि 2 गुना कर दिया जाए, दोनों को कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है ना, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से संकेत करते हैं, और बीटा होता है लैम्डा डी बटा स्मॉल डी, ये होता है ना। बीटा या डब्ल्यू से संकेत करते हैं फ्रिंज की चौड़ाई को। तो ये अगर निकालिएगा तो आपसे क्या कह रहा है कि जो छिद्रों के बीच की दूरी है उसको भी बढ़ा दिया, है ना। छिद्रों की बीच की दूरी को, छिद्रों के बीच की दूरी, ये छिद्र था आपका S1 S2, पिछला वीडियो में मैंने बताया रखा है इसको, है ना, पूरा। तो ये छिद्रों के फ्रिंज की चौड़ाई पूरा इसमें है, और वो आता है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज का विड्थ है, जो फ्रिंज की चौड़ाई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम करके जाइएगा, वो 5 नंबर में भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो मैंने उसको बता रखा है इसके पिछले वाले वीडियो में, और उसको आप देखिए, और मतलब फ्रिंज की चौड़ाई को जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये जो है S1 S2 है, इसके बीच का जो, और यहाँ मैंने पर्दा लिया था, तो मैंने कहा था कि इसका जो केंद्र बिंदु है, मान लीजिए इसको मैंने वो लिखा, तो यहाँ से ये जो पर्दा की दूरी है ये D है, कैपिटल D मैंने इसको लिया था, है ना। और यहाँ पे जो ये था आपका S1 S2, उसके बीच की दूरी स्मॉल d थी, ये वाली। अब ये जो है, ये जो पर्दा का दूरी है यहाँ से, ये जो कैपिटल D है, कह रहा है दोनों को, देखना ना, यानी कि द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई, मतलब ये वाला D, इसको क्या कर दिया, दूना, तो 2D कर दिया। पर्दे से छिद्रों की दूरी, पर्दे से छिद्रों की दूरी को दोना कर दिया, तो कैपिटल D को भी 2D कर दिया। तो कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, अगर ये होता तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता, लैम्डा डी बटा डी, ये तो पढ़ते ही आप। अब यहाँ पे बीटा निकालना है, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो बीटा का मान लैम्डा तो वही है ना, डी के जगह पे 2D हो गया। ये पहला वाला केस है B1, और दूसरा वाला केस B2 लिख लेते हैं जब ये हो, है ना। ये वाला केस में हमने ऐसे किया है, तो ये वाला केस में ये हो गया बीटा लैम्डा इंटू डी के जगह पे 2D, और या स्मॉल डी के जगह पे भी 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है, लैम्डा डी बटा डी, मतलब बीटा मान जो है वो बीटा 2 के ही बराबर आ रहा है, मतलब पहली स्थिति में जो चौड़ाई था वही रहेगा, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या लिखेंगे, अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है ना, फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है ना, फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी, ये हमारा इसका जवाब होगा। फिर कह रहा आपसे कि निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, यंग का द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। बीटा 1 बीटा 2 इस तरीके से करके निकाल सकते हैं, या केवल आपको ये भी दे देगा कि डी का मान इतना हो गया, कैपिटल डी का मान इतना हो गया, तो अब फ्रिंज पहले से कितना गुना बढ़ गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि केवल डी के जगह पे जिसके जगह पे बोलेगा उसकी जगह पे मान रख देंगे, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन, तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम तरंग है, 6000 एंगस्ट्रम, है ना, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम पढ़ते हैं इसको। एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रम जो होता है 10 पे पावर -10 मीटर होता है। तो निर्वात में है 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश, एक ही कलर का है, एक ही कलर का प्रकाश है, और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। जैसे लाइट कोई है, मान लीजिए ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे निर्वात है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, और प्रकाश यहाँ पे प्रवेश किया,
तो आपको पता है कि किसी माध्यम में अगर प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें जो होती है वो यहाँ पे निर्वात में अपवर्तनांक कम होता है, 1 होता है अपवर्तनांक, n का मान n1 लिख दिया, n2 का मान 1.5 होता है। यहाँ पे दिए रखा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, है ना, जो प्रकाश का जो अपवर्तन है उसमें हमने बताया था आपको कि जो प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे उसका जो वेवलेंथ है वो घट जाता है ना। यहाँ पे वेवलेंथ अगर लैम्डा है, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा एम है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा बटा एन हो जाता है। एन तो दिया हुआ ही आपको, ये तो निर्वात का मैंने बोल दिया, ऐसे निर्वात का आपको तो दूसरे माध्यम का दिया है, निर्वात से जब इसके अंदर जा रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लैम्डा बटा एन हो जाता है, ठीक है। तो ये लैम्डा का मान होता है कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, अब बटा ये कितना है तो 1.5, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 0 हटा दीजिएगा तो इंटू 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से 2000 चला गया, तो ये हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब कहेंगे सर ये तो निर्वात में था, यहाँ पे अगर इसका n1 ले लें तो उसके लिए भी सूत्र है, और सूत्र है आपका जो निकालते हैं उसके आधार पे सही मायने में निकालिएगा तो एक सूत्र होता है आपका कि जो n2 बटा n1 जो होता है ना, वो v1 बटा v2 के बराबर होता है, और ये लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2 के बराबर होता है। तो ऐसे भी ये भी फॉर्मूला लेकर के निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपका अपवर्तनांक है, यहाँ पे अपवर्तनांक है, दोनों को भाग देंगे तो यहाँ का वेग बटा यहाँ का वेग होता है, यहाँ का वेवलेंथ बटा यहाँ का वेवलेंथ होता है। यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाते हैं आपको, इस फॉर्मूला से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n2 का मान है 1.5, n1 का मान 1, निर्वात में 1 होता है, अगर नहीं कुछ दिया रहेगा तो दिया रहेगा। फिर लैम्डा 1 आपका लैम्डा था और लैम्डा m निकालना है, तो वही आ गया, लैम्डा 1 लैम्डा था, लैम्डा m निकालना है, तो वही आ रहा है ना, लैम्डा m इधर गया तो लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1/5 आ रहा है, वही चीज आ रहा है। तो इस फॉर्मूला को अगर ध्यान रखिए तो बहुत सारा उससे निकल जाएगा। दूसरे माध्यम में वेग भी निकाल सकते हैं, दूसरे माध्यम में वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, वेग भी निकाल सकते हैं। तो और अपवर्तनांक से अगर उसका रिलेशन कर दे, यहाँ पे वेग दे दे, यहाँ पे वेग दे दे, तो अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर वेग दे देता, जैसे निर्वात में होता है जो लाइट प्रकाश का जो वेग होता है c होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे अगर दे दे 5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड दे दे और पूछ दे कि अपवर्तनांक कितना है, तो c बटा v से निकाल देंगे, है ना। अपवर्तनांक जो है वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे c हो जाता है, यहाँ पे v हो जाता है। अपवर्तनांक निर्वात का 1 होता है तो n निकल जाता, दूसरे माध्यम का n निकल जाता। तो ये ध्यान रखना है आपको कि v1 v2 से भी निकल सकता है, अगर अपवर्तनांक कहेगा तो भी निकल सकता है। 3 चीज दिया होना चाहिए, तो ये दे दे, ये दे देगा तो n2 निकल जाएगा। उसी तरीके से लैम्डा 1 लैम्डा 2 दे दे और n1 दे दे तो n2 निकल जाएगा, या लैम्डा 1 लैम्डा 2 दे दे, v2 दे दे तो v1 निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पहले वाले में सब कुछ जो है ना, पहला वाला माध्यम ये निर्वात नहीं लेकर के अगर आप कोई माध्यम ले लेते हैं तो पहले वाले माध्यम में n1 हो जाएगा, v1 हो जाएगा वेग, है ना, लैम्डा 1 हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, और यहाँ हो जाएगा आपका n2, है ना। कोई माध्यम ले लिया तो n2 हो जाएगा, फिर v2 यहाँ पे वेग हो जाएगा, मतलब तरंग का चाल हो जाएगा, और लैम्डा रूट तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। इसमें ये वाला रिलेशन होता है, पहला माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच का रिलेशन ये होता है। तो इसको एकदम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर आप ध्यान रखिएगा तो इसके हमने तो एक क्वेश्चन बताया है, इस पे दुनिया भर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ये ध्यान है तो आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने तो केवल लैम्डा की बात की, यहाँ पे वेग भी पूछा जा सकता है आपसे, अपवर्तनांक भी निकालने बोल सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन था भाई, तो ये 8 था।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो ये तो आपने आपको बताया था कि व्यतिकरण, इंटरफेरेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं, है ना, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को 3 गुना कर दिया जाए, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को 3 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, अभी बताए थे आपको फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है ना। तो फ्रिंज की चौड़ाई आपसे पूछी जा रही है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है बीटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बीटा इज इक्वल टू, पढ़े थे अभी आप, लैम्डा डी बटा डी। अब इसमें कैपिटल डी स्मॉल डी को कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसको कर रहा है कि लैम्डा को 3 गुना कर दिया। ये तो बीटा 1 हो गया मान लीजिए पहले केस में, तो बीटा 2 कितना हो जाएगा 3 लैम्डा डी बटा डी, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा है कि क्या किया। तो 3 बाहर कर दीजिए तो हो गया लैम्डा डी बटा डी, है ना। और यहाँ से क्या आ गया 3 गुना बीटा 1, मतलब पहले की अपेक्षा, पहले ये था बीटा चौड़ाई, जो फ्रिंज की चौड़ाई थी ऐसी ये थी लैम्डा डी बटा डी। अब कहता है कि उसका जो तरंगदैर्घ्य है उसको 3 गुना कर दिया, तो अब जो चौड़ाई हो जाएगी बीटा 2 से हमने उसको संकेत किया, क्या हो जाएगा 3 गुना लैम्डा डी बटा डी। क्यों? क्योंकि लैम्डा के जगह पे 3 लैम्डा रख दिया, 3 गुना हो गया, तो है ना। अब इसमें लैम्डा डी बटा डी तो है ही, ये दिख ही रहा है लैम्डा डी बटा डी, तो 3 गुना लैम्डा डी बटा डी है, और लैम्डा डी बटा डी बीटा है, तो बीटा 1 हमने लिख दिया उसके जगह पे, बीटा 1 है तो बीटा 1 3 बीटा 1, मतलब पहले फ्रिंज की जो चौड़ाई थी उससे 3 गुनी हो जाएगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो लिखेंगे 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है, फ्रिंज की चौड़ाई 3 गुनी हो जाएगी, ये लिखेंगे। यहाँ पे आ गया 3 बीटा 1, तो लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई 3 गुनी हो जाएगी। ये फिर से 10 क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें है आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, 11th नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, 2 कलाबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई का संबंध तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष क्या होता है। 2 कलाबद्ध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो अभी हमने बताया था आपको फ्रिंज की चौड़ाई बीटा होता है, और बीटा बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा लैम्डा डी बटा डी होता है। तो आपसे पूछा है कि लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष उसका संबंध क्या होता है। तो दिख रहा है कि लैम्डा ऊपर है, जो भी राशि ऊपर होती है उसके सापेक्ष उसका संबंध हमेशा समानुपाती होता है। तो बीटा जो है लैम्डा के समानुपाती हो जाएगा, मतलब जब आप तरंगदैर्घ्य को बढ़ाएंगे तो बीटा भी बढ़ जाएगा, मतलब इससे यह पता चलता है कि तरंगदैर्घ्य को बढ़ाने पर तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। उसी तरीके से डी ऊपर है, जो हमने अभी बताया था कि जो पर्दे की दूरी होती है ना, यहाँ पे दोनों स्लिट था आपका S1 S2, यहाँ पे पर्दा था, इसकी दूरी डी थी, है ना, और इन दोनों के बीच का जो दूरी था वो स्मॉल डी था। तो ये जो कैपिटल डी है वो भी ऊपर है, पर्दे की दूरी। इसका मतलब क्या है, जब दूरी बढ़ेगी, यहाँ से क्या पता चलता है कि जो आपका बीटा है वो डी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डी के समानुपाती है। डी बढ़ेगा तो बीटा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, डी घटेगा तो बीटा घट जाएगा। ये इससे ये पता चलता है कि डी बढ़ेगा तो बीटा बढ़ जाएगा, डी घटेगा तो बीटा घट जाएगा। यहाँ भी लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा बढ़ जाएगा, और लैम्डा घटेगा तो बीटा घट जाएगा। मतलब फ्रिंज की चौड़ाई अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई अगर लाल किरण लेंगे तो उसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी वो, और ब्लू कलर जो लेंगे तो वेवलेंथ और लाल का जो होता है वो ब्लू कलर या वायलेट कलर के लिए ज्यादा होता है,
मतलब लाल कलर का ज्यादा होता है, वायलेट का कम होता है, तो इसके लिए जो फ्रिंज प्राप्त होगा उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, और इसके लिए जो फ्रिंज प्राप्त होगा उसकी चौड़ाई कम होगी। तो इससे पता चलता है कि जब वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है, वेवलेंथ घटता है तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है। उसी तरीके से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई आपको ज्यादा मिलेगा, और जब स्क्रीन का डिस्टेंस घटाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई कम मिलेगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको फ्रिंज की चौड़ाई जो मिलती है उसके बारे में कि ये जो है आपका चमकीला फ्रिंज बनता है जिसको दीप्त बोलते हैं, तो उसके बगल में फिर ये डार्क वाला मिलता है। दोनों की चौड़ाई यहाँ बराबर होती है, बीटा उसी को बोलते हैं, ये लैम्डा डी बटा डी जो आता है ना। अब तीसरा है आपका फिर ये छोटा वाला टी, तो इससे ये नीचे है तो इसका मतलब है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दोनों ये जो स्लिट है जो आपका छिद्र है उसके बीच की दूरी को अगर बढ़ाएंगे तो आपका फ्रिंज का चौड़ाई छोटा हो जाएगा, और उसके बीच की दूरी को अगर घटाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो ये सारा जो संबंध है, मैंने तो क्वेश्चन में केवल तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष दिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष, जो स्क्रीन जो आपका है पर्दा है उसका दूरी के सापेक्ष, और जो आपका दोनों छिद्र है, ये जो दोनों छिद्र है उसके सापेक्ष भी, जो स्मॉल डी है उसके सापेक्ष भी पूछ सकता है। तो एकदम ध्यान रखना है, तीनों एक क्वेश्चन मैंने दिया लेकिन उसमें हमने तीनों का जिक्र कर दिया, और कैसे वो बढ़ेगा घटेगा वो बता दिया। तो उसके जो नीचे रहता है हमेशा ध्यान रखना है कि जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, हर में, उसको हमेशा व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। जो अंश में होता है न्यूमरेटर में होता है उसको हमेशा अनुक्रमानुपाती बोलते हैं या समानुपाती बोलते हैं। तो लैम्डा के अनुक्रमानुपाती हो गया, कैपिटल डी के अनुक्रमानुपाती हो गया, स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या कह रहा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर एवं कलांतर। संपोषी व्यतिकरण कह रहा है, संपोषी व्यतिकरण ये बताए थे आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं। संपोषी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बताएं आपको कि जो तरंगों के बीच जो पथांतर होता है, पथांतर को डेल्टा एक्स से हमने वहां पे संबोधित किया था, इसको पथांतर बोला था। तो पथांतर जो होता है इसके लिए हमने कहा था m लैम्डा के बराबर होता है, जहां m की वैल्यू कितनी थी, तो 0 से स्टार्ट थी, 0 1 2 3 सो ऑन। तो पथांतर जो है वो m लैम्डा के बराबर होना, कहीं n लिखा रहता है तो n लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक ही बात है। तो और कलांतर कितना होना चाहिए, तो कलांतर को हमने डेल्टा फाई से लिखा था, इसको कलांतर बोला था। तो संपोषी व्यतिकरण में ये हमने लिखा था 2m पाई, है ना, m की वैल्यू 0 1 2 इस तरीके से। तो ये जो है लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पूर्णांक गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाना चाहिए डेल्टा एक्स का पथांतर जो बोलेंगे, पथांतर क्या होना चाहिए, तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा तरंग दैर्घ्य का पूर्णांक गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। या और कलांतर जो होगी, ये कलांतर जो होगा वो क्या होगा, तो कलांतर होना चाहिए 2 पाई का पूर्णांक गुणज, 2 पाई का पूर्णांक गुणज। तो यहाँ देख रहे हैं वैल्यू वाइज ये 0 1 2 3 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो m की वैल्यू 0 डालिएगा तो कलांतर 0 हो जाएगा, 1 डालिएगा 2 पाई, 2 डालिएगा 4 पाई, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये संपोषी व्यतिकरण में होता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये तो पथांतर पूछा है और कलांतर पूछा है, इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है संपोषी के साथ साथ एवं, यहाँ पे लिख सकता है संपोषी के साथ साथ विनाशी। तो विनाशी वाला भी इसी में हम कर लेते हैं। तो विनाशी के लिए हमने क्या बताया था, संपोषी व्यतिकरण में ये बताया था, लेकिन विनाशी व्यतिकरण में क्या कहा था, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए हमने बोला था कि ये वाला जो होता है विनाशी व्यतिकरण, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, है ना,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस तो लिख ही दिया यहाँ पे। तो उसके लिए जो डेल्टा एक्स होना चाहिए, मैंने कहा था 2m, ध्यान होना चाहिए, तो हमने लिखा था 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, जहां पे m का वैल्यू मैंने 1 2 3 लिया था। तो देख रहे हैं लैम्डा बाई 2, इसको अगर m का वैल्यू 1 रखिएगा तो लैम्डा बाई 2 आएगा, m का वैल्यू 2 रखिएगा तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो 5 लैम्डा बाई 2 आएगा। यह है विनाशी व्यतिकरण। कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, इसी को 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 भी लिखा रहता है। 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 रहेगा तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 1 2 रहता है, तब भी देखिए वही आएगा, 0 लिखिएगा तो लैम्डा बाई 2 आएगा, 1 लिखिएगा तो 5 लैम्डा बाई 2 आएगा, 2 लिखिएगा सॉरी 1 लिखिएगा तो 1 जा 2 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 2 2 जा 4 5 लैम्डा बाई 2 आएगा। सो तो दोनों सेम है। अगर आप ऑप्शन में ये रहता है 2m माइनस लैम्डा बाई 2 तो भी सही है, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 1 लैम्डा बाई 2 तो भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया विनाशी व्यतिकरण का पथांतर। और कलांतर क्या बताए थे? तो कलांतर, उसका कलांतर जो बताए थे डेल्टा फाई, वो बोले थे इसी तरीके से कि 2m माइनस 1 पाई होता है ना, 2m माइनस 1 पाई, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है 2m माइनस 1 लिखिए या 2m प्लस 1 लिखिए, एक ही बात है, हम बार बार बोल रहे हैं 2m या m के जगह पे कहीं कहीं n भी लिखा रहता है, तो ये पाई। जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है केवल, और यहाँ पे माइनस अगर प्लस 1 रहता है तो 0 से स्टार्ट होगा, वैल्यू दोनों एक ही आएगा। 1 रखिएगा तो 2 माइनस 1 पाई हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। यहाँ पे 0 रखिएगा तब भी 0 प्लस 1 1 हो गया इंटू पाई, फिर 2 रखिएगा तो 3 पाई होगा, यहाँ 1 रखिएगा तब 3 पाई आएगा, यहाँ 3 रखिएगा तब 5 पाई आएगा, और यहाँ 2 रखिएगा तब 5 पाई आएगा। लेकिन आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। जो कलांतर है वो पाई जब हो या पाई का जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल है, देख रहे ना, पाई का 1 पाई से 3 पाई से 5, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल जब होता है तब उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे तो 2 पाई का पूर्णांक गुणज है, या कह सकते हैं 2 पाई के बाद 4 पाई आएगा तो पाई का इवन पूर्णांक गुणज, सम पूर्णांक गुणज भी बोल सकते हैं। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है पाई का सम पूर्णांक गुणज, है ना। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, 1 रखिएगा तो 2 पाई आएगा, 2 रखिएगा तो 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, तो देख रहे हैं ना, सब पूर्णांक गुणज जो आ रहा है सम पूर्णांक गुणज आ रहा है। और यहाँ पे अगर इसमें वैल्यू रख रहे हैं तो ये पाई से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो ये हो गया पाई का, ये वाला जो मान आया इसको अगर लिखेंगे तो पाई का क्या हो गया, विषम पूर्णांक गुणज, है ना। ये वाला हो गया पाई का विषम पूर्णांक गुणज। तो पाई का अगर सम पूर्णांक गुणज है तो समपोषी व्यतिकरण, वो मैंने मिटाया यहाँ पे, है ना। पाई का सम पूर्णांक गुणज है तो समपोषी व्यतिकरण अगर, और विनाशी व्यतिकरण के लिए ये हो गया ये हो गया आपका पथांतर, है ना, विनाशी व्यतिकरण के लिए, और ये हो गया कालांतर। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पाई का अगर विषम पूर्णांक गुणज होगा तो कालांतर अगर पाई का विषम पूर्णांक गुणज होगा, मतलब पाई होगा 2, जब तरंगे पहुंचेगी उसके बीच का कला का अंतर पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, तो वहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा, फ्रिंज जो है काला मिलेगा। और जहां पे क्या कहते हैं पाई का इवन, यहाँ पे जो दिखाया मैंने पाई का सम पूर्णांक गुणज, मतलब 2 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, वहां समपोषी व्यतिकरण होगा, वहां पे चमकीली फ्रिंजे मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे है आपका, अगर पथांतर जो है, पथांतर हमने यहाँ पे बताया था लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपुल, यहाँ भाई लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल आ रहा है, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा, तो यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। तो पथांतर के संबंध में और कलांतर के संबंध में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, समान आयाम एवं आवृत्ति की 2 तरंगें
समान आयाम और आवृत्ति की दो तरंगे एक बिंदु पर समान कला में तथा दूसरे बिंदु पे कलांतर π/2 में अध्यारोपण करती है तो तीव्रता का अनुपात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। समान आयाम तथा आवृत्ति की दो तरंगे एक बिंदु पर समान कला में, समान कला का मतलब कला भी बताए थे, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच का 0 है। इसको फाई भी लिख सकते हैं केवल, ठीक है ना, मतलब दोनों के बीच जो है कोण का कोई भी अंतर नहीं है, मतलब फेज डिफरेंस 0 है। समान कला में मतलब फेज डिफरेंस उसके बीच में 0 है। और दूसरे में फेज डिफरेंस कर रहा है, एक पहला में, और दूसरे में कह रहा है जब दूसरे बिंदु पे पहुंचता है तो वहां पे फेज डिफरेंस π/2 है, कलांतर π/2 है। अध्यारोपण करती है तो उन बिंदुओं पर, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला बिंदु P है ना, एक बिंदु मान लिया है ना, पहला बिंदु है ना, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है ना। तो दोनों बिंदु पे तीव्रता बोल रहा है, तो दोनों बिंदु पे तीव्रता अगर बोल रहा है का अनुपात क्या होगा, तो तीव्रता निकालने के लिए आपको तीव्रता वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और कह रहा है समान आयाम है, मतलब इसका इस पे जो दोनों तरंगे जो पहुंचती है उसका आयाम समान है। तो मान लीजिए आयाम जो है एक का हम दोनों का आयाम जो है हम मान लेते हैं आयाम a है ना, लेकिन दो तरंगे पहुंच रही है, दो तरंगे पहुंच रही है तो दोनों जब अध्यारोपण करेगी तो जो उसकी तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला पढ़े थे आप, a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 cos φ, ये पढ़े थे, है ना। अब मान लीजिए तीव्रता निकालना है तो I1 कितना हो गया, पहली बिंदु पर, I1 का मतलब पहला बिंदु जहां पे फाई 0 है, तो ये हो गया दोनों का आयाम a कह रहा है तो a² हो गया प्लस a² हो गया प्लस 2a इंटू ए हो गया cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये 1 हो गया, cos 0 का मान 1 होता है, तो हो गया a² प्लस a² प्लस 4a², सॉरी 2a², तो ये बन गया 4a², ठीक है ना। ये I1 आ गया। I2 का मान क्या हो जाएगा, तो a² a1 का मान a2 का मान दोनों का आयाम सेम कर रहा है, दो तरंगे हैं, देख लीजिए यहाँ पे दो तरंगे हैं, तो दोनों का आयाम जो होगा और दोनों का आयाम भी बोल रहा है समान है, तो समान है मतलब a1 बराबर a2 ये है दिया हुआ, तो a1 a2 का भी मान a² हो गया, 2a1 का मान a हो गया, है ना, a2 का मान भी a, cos फाई दूसरा बिंदु पे I2 मैंने लिखा है, तो यहाँ कह रहा है कि दोनों के बीच का कलांतर है ना ये है, सेम कला में है तो 0 डिग्री होगा, और अगर कलांतर दे रखा है π/2, cos π/2 का मान 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बच गया कितना a² प्लस a² 2a², देयरफॉर I1 अपॉन I2 का मान निकालेंगे तो 4a² बटा 2a² आ रहा है ना, तो a² से a² कट गया, 2:1 आ रहा है आंसर, ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर 2 हो गया नीचे 1 हो गया, तो आंसर आ रहा है 2:1 ये वाला, ठीक है ना, 2:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखना है a1² जो है या a² है, यही ये है पहले का, आपने पढ़ा है कि a² जब लिखते हैं तो ये पहले का हो जाता है, क्या कहते हैं तीव्रता, a² तीव्रता बोलते हैं, तो ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, लेकिन दोनों तो समान है तो I1 यहाँ पे अगर लिखते तो I लिखते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला में जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर उसको हम तीव्रता भी बोलते हैं, तो अलग अलग निकालिएगा तो तीव्रता जो है उस तरीके से निकलेगा। अब आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अंक के द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि प्रयोग में यदि किसी बिंदु पर आयाम है ना a तथा b, अब मान लीजिए किसी बिंदु पर एक तरंग पहुंचता है तो उसका आयाम a है, और दूसरा तरंग जो है यहाँ पे पहुंचता है उसका आयाम जो है ना, इस स्क्रीन के ऊपर p बिंदु पे पहुंच रहा है तो उसका आयाम b है। यदि यंत्र के द्विस्लिट प्रयोग में यदि किसी बिंदु पर a तथा b आयाम की दो व्यतिकारी तरंगें ये इंटरफेयर कर रही है, अध्यारोपण कर रही है, के बीच कालांतर भी दे रखा है, कालांतर कह रहा है फाई है, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता, अभी तो लिखा उसका फॉर्मूला I बराबर
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये तो लिखा था, है ना। अब यहाँ पे a1 क्या है, तो a1 का मान a दे रखा है, a2 का मान b दे रखा है, तो लिख दीजिए i बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी होता है आई। अगर आप इसको कहेंगे नहीं एम्पलीट्यूड में लिखने, तो इसको आर स्क्वायर लिखा जाता है। आपको ध्यान होगा रिजल्टेंट मैंने निकाला था, तो आर स्क्वायर बराबर ये आया था ट्वाइस ए बी कॉस फाई। और यहाँ से इंटेंसिटी का भी रिलेशन निकाल के बताया था हमने। आई जो होता है उसको इंटेंसिटी के फॉर्म में, क्योंकि a1 स्क्वायर को हम i1 लिख सकते हैं, a2 स्क्वायर को i2 लिख सकते हैं, तो i2 प्लस 2 रूट i1 i2 और रूट के बाहर cos फाई, ये वाला भी रिलेशन आया था जो तीव्रता का रिलेशन होता है। ये हो गया पहले का तीव्रता इसका, दूसरे का तीव्रता इसका, है ना, उस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अगर ध्यान रखिए तो बहुत अच्छी बात है। तरंगों के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा घटती है या ऊर्जा बढ़ती है, क्या होती है। तो आप लोग को सीखे हैं इसमें कि यंग का जब स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें जो व्यतिकरण की घटना होती है उसमें ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा जब आपका जो क्या कहते हैं फ्रिंज बनता है, तो ये वाला चमकीला फ्रिंज बनता है, तो दूसरे बगल में जो है एकदम काला बनता है, फिर चमकीला बनता है, फिर काला बनता है, और सबकी चौड़ाई बराबर होती है। तो सही मायने में जो यहाँ पे जो काला जो हो गया, यहाँ की ऊर्जा क्या होगी, तो सही मायने में यहाँ की ऊर्जा यहाँ पे आ जाती है, यहाँ की ऊर्जा यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे एकदम काला हो जाता है, यहाँ पे इसकी ऊर्जा डबल हो जाती है, मतलब इसकी ऊर्जा इसमें जुड़ जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे लगता है कि काला है तो यहाँ ऊर्जा खत्म हो रहा है ना, और यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ऊर्जा गया कहाँ पे, लेकिन ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा केवल यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो जाती है। तो ऊर्जा का ना तो वृद्धि होता है, ना क्षय होता है ना, ना वृद्धि होता है। तो ध्यान रखना है कि ऊर्जा वही रहती है, ऊर्जा का संरक्षण इसका मतलब होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है ना। ऊर्जा का ना क्षय होता है, ठीक है ना, ऊर्जा का ना तो ऊर्जा की वृद्धि ना तो वृद्धि होती है न ही क्षय, लॉस भी नहीं होता और गेन भी नहीं होता, मतलब उसमें ऊर्जा वही रहती है, केवल स्थानांतरित हो जाती है। जो काली फ्रिंज बनती है वहां से बगल वाला जो उजला फ्रिंज होता है या चमकीला फ्रिंज होता है वहां पे ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको दे सकता है ऑप्शन में। फिर है आपका रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर क्या होना चाहिए। रचनात्मक संपोषी व्यतिकरण के लिए तो अभी बताए थे आपको कि संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर क्या होना चाहिए भाई। तो हमने कहा था संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कालांतर होना चाहिए 2m पाई होना चाहिए, जहां m की वैल्यू 0 1 2 3। तो कालांतर अगर देखिए तो m की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो 0 ऑप्शन हो सकता है। अगर ऑप्शन में 0 रहेगा तो m की वैल्यू 0 डालेंगे, या 2 पाई हो सकता है, या 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है। वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन डालेंगे तो ये 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई आएगा। अगर ऑप्शन में 0 है तब तो ही लगाएंगे, और ऑप्शन में अगर 0 नहीं देके 2 पाई दिया है या 4 पाई दिया है 6 पाई दिया है तो वो लगाएंगे। ये ध्यान रखना है। तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है ये वाला, तो तरंगों के बीच कालांतर जो है वो ये होता है। अब पथांतर क्या बताया अभी, तो पथांतर बताए थे आपको m लैम्डा, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ भी ध्यान रखना है कि आपको m की वैल्यू जो हमने बताई है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। m की वैल्यू 0 1 2, ठीक है ना। तो ये 0 होगा या लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा, इस तरीके से चलेगा। तो अगर वो ऑप्शन में पथांतर देगा तो या तो 0 देगा या लैम्डा देगा या 2 लैम्डा देगा या 3 लैम्डा देगा, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब फिर कह रहा है दो तरंग जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो बताया मैंने, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इसको आप जरूर करिएगा सही से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं रहता, जैसे यहाँ पे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है तो वहाँ 4:1 दे सकता है, 16:1 दे सकता है, 25:1 दे सकता है, 25:4 दे सकता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये समझना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे दो तरंग जिनकी तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है 9, तो दो तरंग है, मैंने जैसे अभी बताया था कि एक तरंग यहाँ पहुंचा है ना, एक स्लिट से, दूसरे स्लिट से यहाँ पे तरंग पहुंचा, इसका तीव्रता I1 है, इसका तीव्रता I2 है, और यहाँ पे कह रहा है कि I1 और I2 का अनुपात दे रखा है वो 9:1। तो यहाँ से क्या निकल गया, कोना कोनी गुना करिएगा तो I1 = 9I2, ये रिलेशन निकल गया। अब अधिकतम तीव्रता जो है I बराबर अभी आपको हम बताए थे, है ना, I बराबर क्या बताए थे, तो यहाँ पे आता है आपका एक फॉर्मूला है जो हमने अभी बोला था आपको, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ, ये बताया था। अधिकतम तीव्रता मतलब समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण का मतलब φ0 होना चाहिए, φ0 होगा तो क्या हो जाएगा, अधिकतम तीव्रता भी हमने आपको पिछला वीडियो जो है जिसमें हमने व्यतिकरण समझाया है, तो उसको अधिकतम लिखा था I मैक्सिमम, और वहां निकाला है मैंने कि ये जो है I1 को हम √I1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, I2 को √I2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता है रूट अंडर होता है तो आ स्क्वायर में रूट हट जाता है, और ये 2√I1 है ना, √I2 cos φ, समपोषी व्यतिकरण में ही आपको प्राप्त होता है अधिकतम तीव्रता। तो ये देख रहे हैं 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, या उसी तरीके से I मिनिमम जो ऑब्टेन होता है, जहां काला फ्रिंज मिलता है, तो I अगर न्यूनतम, ये अधिकतम है, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, न्यूनतम का मतलब मिनिमम, तो ये यहाँ पे ये जो कालांतर होता है वो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2m-1 है ना, पाई होता है, मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आउट वाला होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, सब के लिए इसका वैल्यू -1 देता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाती है केवल -1 हो जाती है, √I1 का होल स्क्वायर प्लस √I2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है। अधिकतम, इसका अधिकतम वैल्यू कितना होता है, +1, और न्यूनतम वैल्यू कितना होता है, -1, तो वही आएगा केवल √I1 √I2, और cos φ का मान अधिकतम देखिए ये 1 हो गया, cos 0 का मान 1 है, और न्यूनतम में इसका मान न्यूनतम होगा, तो cos φ का मान न्यूनतम -1 होता है, तो ये आता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो I अधिकतम, I न्यूनतम हमने निकाल लिया, इसकी जरूरत नहीं थी निकालने की, मैंने फिर से यहाँ पे बताया इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएगा, लेकिन ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया है, उसको आप जाके देखिए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि क्या है वो, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। और ये जो है I1/I2, ये जो आपका I1/I2 है, ये 9/1 था, इसको मैंने यहाँ पे मिट गया था, तो ये आया आपका ये वाला वैल्यू। अब इसमें रख दीजिए, कह रहा है दोनों का जो है क्या कहते हैं, अनुपात निकालिए, तो I अधिकतम बटा I न्यूनतम, ये निकालेंगे। तो I अधिकतम बटा I न्यूनतम अगर निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, ये वाला यहाँ पे कह रहा है कि ये वैल्यू क्या होगा, तो I अधिकतम जो है ये है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर टाइप का है, √I1 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर जो आ रहा है, तो देखिए I1 √I1 का मान 9I2 है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 9I2 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और नीचे √9I2 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये 9I2 जो है आपका, वो 9 का √3 हो गया, तो 3 √I2 हो जाएगा प्लस √I2 हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा 3 √I2
माइनस रूट अंडर i2 हो जाएगा। ये दोनों का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब रूट अंडर 3i2 प्लस रूट अंडर i2 क्या हो गया? रूट अंडर 3i2 प्लस रूट अंडर i2 का मान क्या हो जाएगा? तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, है ना। 3x प्लस x 4x मतलब 4 रूट अंडर i2, इसका स्क्वायर हो गया। और नीचे 3x माइनस x 2x हो गया, मतलब 2 रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अभी हो गया 16 i2 का रूट अंडर i2 का स्क्वायर करिएगा, रूट हट जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो गया, रूट अंडर i2 का स्क्वायर करिएगा, i2 हट जाएगा, i2 से i2 कैंसिल हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 4:1 आ रहा है, मतलब i अधिकतम बटा i न्यूनतम का मान जो है यहाँ से 4/1 आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा 4:1 हो जाएगा। i अधिकतम बटा i न्यूनतम ही तो कह रहा है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का मान निकालिए। तो अधिकतम तीव्रता कितनी है भाई, है ना। अधिकतम तीव्रता जो है वो और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात जो निकला है वो देखिए यहाँ पे 4:1 आया है ना। तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। तरंग के दो स्रोत कलाबद्ध कब कहे जाते हैं? तरंग के दो स्रोत कलाबद्ध कब कहे जाते हैं? कब कहे जाते हैं? तब जब दोनों स्रोत से समान तरंगदैर्घ्य की तरंगें निकलती हैं, है ना, तो जिनका कालांतर नियत होता है, ठीक है ना। जब दोनों स्रोत से क्या, तो समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे, मतलब जो तरंगे होती हैं दोनों स्रोत से, उनकी तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य है समान होना चाहिए, जिनके बीच में कालांतर नहीं हो। मतलब जो कालांतर या तो कह सकते हैं नियत रहता है, नहीं होने का मतलब नहीं है, नहीं भी हो सकता है और नियत भी रहता है। तो लिख सकते हैं जब, उसका जवाब लिखेंगे जब तरंग के दो स्रोत, तो जब दोनों स्रोत समान तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिनके बीच कालांतर नियत रहता है। नियत का मतलब बदलता नहीं है। जिनके बीच कालांतर क्या रहता है? तो नियत रहता है। जिनके बीच कालांतर नियत रहता है, ठीक है ना। तो कालांतर बदलता नहीं है, नियत रहता है, नियत रहता है। समय के साथ कालांतर नियत रहता है, समय बदलता रहेगा लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। कालांतर जो है कभी नहीं बदलता। तब जो है वहां पे कलाबद्ध स्रोत, जो स्रोत होते हैं वो कलाबद्ध कोहेरेंट कहे जाते हैं। कलाबद्ध का मतलब होता है कोहेरेंट सोर्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो कलाबद्ध स्रोत होता है कोहेरेंट सोर्स, और इन कोहेरेंट सोर्स मैंने बताया है वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकदम आता है, तो उसको तो एकदम ध्यान रखिएगा कि कलाबद्ध स्रोत और अकलाबद्ध स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं। उसका जो क्वेश्चन है एकदम करके रखिएगा, क्योंकि वो आता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है उसके बारे में। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो स्वस्थ आंख की विभेदन क्षमता होती है वो क्या होती है। तो स्वस्थ आंख की विभेदन क्षमता याद कर लीजिए इसको कि ये 1 मिनट का होता है, ठीक है ना। स्वस्थ आंख की विभेदन क्षमता जो होती है, ये विभेदन सीमा जो है, स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा कितनी होती है? तो 1 मिनट की होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। मतलब स्वस्थ आंख से जो आप मान लीजिए कोई तारे देखते हैं, तो उन तारों से जो उसी तारे को आप देख पाएंगे अलग अलग, है ना, जो आपके आंख पे 1 डिग्री का आपको कम से कम 1 मिनट का कोण बना है, तो उन तारों को आप देख पाएंगे। जो तारे उस एक इसका नहीं बनाएंगे उसको आप अलग करके नहीं देख पाएंगे। आपको एक ही तारे, दोनों तारे एक ही तारे दिखेंगे अगर वो 1 डिग्री से कम का कोण बनाएंगे। तो विभेदन सीमा जो है 1 मिनट का होता है। मतलब 1 मिनट से अगर कम का कोण बनाएंगे तो आपको वो तारे 2 अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही तारे दिखेंगे। तो ये विभेदन सीमा कही जाती है इसको। तरंगदैर्घ्य लैम्बडा की 2 एकवर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य
संपोषी तथा बेनासी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, लैम्बडा कह रहा है। तो अभी लिखाया ही था क्वेश्चन नंबर, अच्छा कोई छूट भी गया, कौन सा छूट गया, क्वेश्चन नंबर 19 था ये, क्वेश्चन नंबर 19 था ये, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तरंग के दो स्रोत तुलनाबद्ध कब किया जाता है, बता ही दिया, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, तरंग है लैम्बडा की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण, ये भी बता दिया आपको। संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है ना, पथांतर अभी तो बताया था। संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होता है, तो एम लैम्बडा होता है, कहीं कहीं एन लैम्बडा लिखा रहता है, लेकिन एम का मान क्या होना है वो पता होना चाहिए। मतलब या तो 0 होगा या लैम्बडा होगा या 2 लैम्बडा होगा या 3 लैम्बडा होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। एम लैम्बडा जो मैंने बोला था 3 सो ऑन। और संपोषी व्यतिकरण के लिए तो इसका रहा है, संपोषी व्यतिकरण के लिए अगर लैम्बडा दिया हुआ है तब क्या होगा, तो लिखेंगे एम लैम्बडा, ठीक है ना, या एन लैम्बडा, है ना। या अगर वहां पे ऑप्शन में ये सारे में कुछ दिया हुआ है तो वो। और विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल्टा एक्स क्या था, तो दो तरीके से हमने कहा, 2m-1 लैम्बडा बाई 2 लिख सकते हैं या 2m + 1 लैम्बडा बाई 2 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें m का मान 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 सो ऑन। और लेकिन इसमें m का मान 0 से नहीं, सॉरी, इसमें m का मान 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस वाले में 1 से स्टार्ट होगा, 3 सो ऑन। लेकिन यहाँ पे जो m का मान है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। मान दोनों में सेम ही आएगा, लैम्बडा बाई 2 आएगा पहला मान, दूसरा मान 3 लैम्बडा बाई 2 आएगा, तीसरा मान 5 लैम्बडा बाई 2 आएगा, 7 लैम्बडा बाई 2 आएगा, इस तरीके से जाता है। ऑलरेडी बता दिया था आपको। तो ये तरंगदैर्घ्य की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का जो मान होता है वो क्या होना चाहिए, तो पथांतर का मान होना चाहिए आपका लैम्बडा का जो विनाशी, अगर संपोषी व्यतिकरण है तो ये वाला संपोषी के लिए होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये संपोषी के लिए होता है और ये वाला विनाशी के लिए होता है। मैंने तो आपको कलांतर भी बता दिया, तो कलांतर के संबंध में भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम याद रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, वीडियो में उधर भी बताया है जब थ्योरी बताया है तो, और यहाँ भी मैंने क्वेश्चन कराया है। तो इसको जितना अच्छा से हो सकता है करिए क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान भी है, केवल आपको थोड़ा सा इसको समझ के रखना और इसको ध्यान रखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक में मैंने कहा है कि ये -1 भी रहता है +1 भी रहता है, कोई बुक -1 का प्रयोग करता है, कोई बुक +1 का प्रयोग करता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में आपको ये वाला दे दे या ऑप्शन में ये वाला दे दे, अगर ये दे दे तब भी सही है, ये दे दे तब भी सही है। आप ये नहीं सोचिएगा कि +1 है तो सर तो -1 बताए थे, या -1 है तो +1 बताए थे, तो ऐसा नहीं है, दोनों है, दोनों में कोई एक देगा, दोनों तो नहीं देगा कभी भी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये m का मान केवल यहाँ पे जब -1 होता है तो 1 से स्टार्ट होता है और +1 होता है तो 0 से स्टार्ट होता है, बस इतना का अंतर होता है ना। तो इस तरीके से मैंने फिर से आपको इसमें क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तो ये अब कुछ क्वेश्चन और जो है वो मैं कराऊंगा व्यतिकरण का, व्यतिकरण उस समय थोड़ा सा बताऊंगा, व्यतिकरण का ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना उसमें। अब और ये चैप्टर जो है उसमें जो थोड़ा बहुत है व्यतिकरण या कुछ और भी है तो उसमें उसका डेफिनेशन केवल करवाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन कराते समय ही उसको थोड़ा सा बता देंगे। तो क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर लीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा तो उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन उसका थ्योरी पे मत जाइए, थ्योरी नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। अब बाकी मैंने जो अब इसका जो करा दिया थ्योरी, कहने का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से और प्रकाश से अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है 2 तो कम से कम, और हो सकता है 3 भी आ जाए, है ना। और फिर मैंने एटम वाला करा दिया तो एटम से भी आता है एक क्वेश्चन, तो मुझे लगता है अब आप 5 नंबर का क्वेश्चन 3-4 चैप्टर, जो पहला 2 चैप्टर हमने कराया था कूलम्स लॉ कराया था, उसमें भी आपका सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है, खास करके गॉस थ्योरम। और दूसरा जो चैप्टर है उससे भी आपका बहुत सारा उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अगर कर लेते हैं ये 2 चैप्टर प्रकाश और तरंग और परमाणु, तो 5 नंबर के लिए अब आपको सोचना नहीं, उससे आगे 5 नंबर मत करिएगा कहीं पे भी क्योंकि उतना सही आ जाएगा।
तो उससे ज़्यादा करना, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन करें जहाँ से भी करेंगे, ठीक है ना। तो 2-2 नंबर वाले जो डेफिनेशन वाले कि ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब जो है ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन या इसका और भी जो कुछ टॉपिक जो रह गया उसके साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और तब पढ़िए मन लगा करके। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप थोड़ा सा लोगों को बताइए भी, जिससे कि वो फायदा भी उठा सकें, है ना। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।